डॉक्टर राकेश आपके पास आने से पहले एक दो चीजें मैं साफ कर दूं। जैसे एक ब्रजेश जी ने एक बात उठाई कि ममता जी और नीतीश जी के बीच में एक अंडरकरंट रहता है। वो अंडरकरंट ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ ना बैठ पाए, क्योंकि मैं दो तीन चीजें इन लोगों को याद दिला दूं। अंडरकरंट हरदम एक तो रेलवेज लेके था, जब 1998 में अगर याद करिए तो पहले नीतीश जी ने रेल मंत्रालय लिया, और जब 99 में फिर से दोबारा चुन के आए तो फिर ममता जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं मैं रेल मंत्रालय लूंगी, और वो फिर रेल मंत्रालय एक डेढ़ साल उनके पास रहा, और फिर नीतीश जी उसके बाद आए। तो वो कुछ खींचतान बिहार और बंगाल के लोगों की रेल मंत्रालय को लेके हो सकती है, क्योंकि 2004 से 2009 लालू जी रहे, और फिर 2009 में जब वापस आए यूपीए, और लालू जी चुनाव वहां से नहीं जीत, मतलब उनकी पार्टी 2 या 3 सीटें जीती थी, तो फिर वापस ममता बनर्जी ने वो लिया था एक। लेकिन मैं इसलिए बता दूं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि 2015-2016 में जब महागठबंधन जीत के आई थी, तो ममता बनर्जी उस शपथ ग्रहण में गई थी, मतलब जब नीतीश जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस शपथ ग्रहण में गई थी। दूसरा, मैं एक चीज और जो मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सोनिया गांधी का प्रमुख रोल रहा है। लालू यादव पहले बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, सोनिया गांधी इंसिस्ट की कि नहीं, लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी के लिए जरूरी है कि नीतीश जी वहां लीड करें, और शायद जो सोनिया गांधी जी के जो निर्णय होते हैं वो हम लोग को, मतलब किसी को लगेगा कि मैं एक पार्टी से, लेकिन अभी तक वो बहुत मेच्योर रहे हैं। और ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि नीतीश जी के आने से एक माहौल तो बना है। मैं डॉक्टर पाठक आपसे यही पूछ रहा हूं कि जैसा तालमेल बिहार में दिखा दिया, उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी है, जेडीयू एक स्पेक्ट्रम पे, आरजेडी एक स्पेक्ट्रम पे, दोनों अलग अलग जिनके अपने अपने वोट बैंक हैं, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को भी उन्होंने उस महागठबंधन में कहीं से बांध के रखा है। तो ये कुछ इस तरह का अगर तालमेल जो नीतीश वहां दिखा रहे हैं, क्या ये राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का कुछ होने की संभावना है, डॉक्टर पाठक? जी, देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये अभी ब्रजेश सिंह जी ने बहुत अच्छे 2-3 बिंदु रखे थे, उन पर हम बात करेंगे ही। सबसे पहली बात तो ये कि बिहार ने एक नजीर तो पेश कर दी है। नीतीश कुमार ने जिस तरह पाला बदलकर, और सोनिया गांधी का आपने जिक्र किया कि उनकी पहल थी ये, उसने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में तो डाला है। अब ये प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में बन पाएगा, ये प्रयोग हो पाएगा, ऐसा कोई ढीला ढाला गठबंधन, कोई ताना बाना बनेगा, इसकी संभावनाएं धीरे धीरे इस घटनाक्रम के बाद बलवती हुई हैं। लेकिन असली सवाल जिस पर आप विमर्श आज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की राह में रोड़ा, तो नरेंद्र मोदी की राह में रोड़ा प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में व्यक्ति विशेष नहीं है, इन दलों का गठबंधन हो जाना बड़ी बाधा है। और मैं ब्रजेश सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि प्री पोल अलायंस में इन सभी विपक्षी दलों को इस बात से बचना चाहिए कि हम में से प्रधानमंत्री कौन होगा। वो पोस्ट पोल अगर इतनी संख्या आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी 230-240 पर सिमट जाए और उसके साथ और कोई खड़े होने को तैयार न हो, और ये गठबंधन मुख्य प्रधानमंत्री बनाने की दशा में आ जाए, तब उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मशवरा ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे विपक्षी दलों के साथ कि हर विपक्षी नेता, विपक्ष में आज समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष में है जितने लोग, उनमें से कई उनके साथ भी रहे हैं। पहले शिवसेना साथ रही है, ममता बनर्जी साथ रही है, अटल जी की सरकार में भी मंत्री थी। शिवसेना तो बाकायदा महाराष्ट्र में भी थी और केंद्र सरकार में मोदी के साथ रही। तो इन सब लोगों की जो एकता है वो दादरों की तौल के समान है, यानी मेढकों को एक पलड़े में तौलने के समान है। और ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। हम सब जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे केसीआर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना कोई संविधान विरुद्ध कार्य नहीं है। मैं और आप भी देख सकते हैं ये सपना। और वे लोग जो एक एक राज्य में अपनी पार्टी के सिरमौर हैं, छत्रप हैं, जिनके पास संख्या बल भी है, वे अगर प्रधानमंत्री पद का स्वप्न देखते हैं तो अनुचित नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी बाधा है विपक्षी एकता के मार्ग में। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों है। शुरू में आपने पूछा था विपक्षी एकता क्यों क्यों होना चाहिए।
क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए? तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो राष्ट्रीय मानस बना हुआ है, लोगों का जो मन बना हुआ है, लोगों को धीरे धीरे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक निरंकुश दौर में चली गई है। उसके सामने अब न संवैधानिक संस्थाओं की कोई वक़्त बची है, न विपक्ष की, न मीडिया की, अब कोई नहीं बचा। तो उसे रोकने के लिए 2024 अंतिम सीमा रेखा है। 2024 का वाटरलू अगर विपक्षी दल जीतते हैं और नरेंद्र मोदी को सेंट हेलेना भेज देते हैं तो अलग बात है, वरना आने वाले समय में देश का भविष्य कुछ और ही दिशा में जाएगा, ये आशंका है। तो जरूरत आज इसलिए है कि नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा 2014 और 19 से निरंतर निर्बाध रूप से दौड़ा चला जा रहा है, उसकी रकाब, उसकी लगाम कौन थामेगा? तो मेरा आग्रह यह है कि अगर सचमुच देश ये चाहता है तो पूरा देश इन विपक्षी दलों को यह संदेश दे कि भाई प्रधानमंत्री बाद में बन लेना, आप में से जैसे बनना हो 24 की मतगणना के बाद, 16 मई 2024 या 17 मई जो भी तारीख होगी। फिलहाल इस घोड़े को रोकने के लिए आप अपने अपने रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में रणनीति बनाएं, इतनी संख्या लेकर आए कि सरकार गैर भाजपा की बने, तब प्रधानमंत्री पद बनने की तैयारी हो, संसदीय दल की बैठक हो सब विपक्षी दलों की। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक विशेष इसमें जरूर जोड़ना चाहिए बात कि राहुल गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी भूमिका के बिना 2024 का लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। आज भी देश में दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, संसद में सदस्य संख्या के आधार पर, देश भर में विधायकों की संख्या के आधार पर, 2019 में मिले हुए 12 करोड़ कुछ लाख वोटों के आधार पर। तो उसे हाशिए पर रखकर कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती। आपने मुझसे प्रश्न पूछने से पहले श्रीमती सोनिया गांधी की भूमिका का उल्लेख किया और बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल आपने किया कि वे, उनके फैसले हमेशा परिपक्व साबित हुए हैं। चाहे 2014 में प्रधानमंत्री पद को ठुकराने का विषय हो या उसके बाद अनेक अवसरों पर वे ये साबित करती रही हैं कि विदेश से आकर भी वे भारतीय राजनीति की एक सफल खिलाड़ी बन गई। लेकिन अब असली दिक्कत आनंद सर ये है कि वे अस्वस्थ हैं। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे विषम और सबसे दुर्दिनों के दौर में से गुजर रही है। जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है इतने दिनों से, उस पार्टी के किसी नेता का प्रधानमंत्री पद पर दावा करना भी हास्यास्पद होगा। इसलिए शायद राहुल गांधी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस लालायित नहीं है, उनका कोई दावा नहीं है और यही बेहतर दांव है। अगर कांग्रेस अगले चुनाव में 70, 80, 100 सीटें भी ले आती है तो स्वाभाविक तौर पर विपक्षी एकता के उस कुनबे में, भानुमति के उस कुनबे में चाबी उसके पास होगी। लेकिन ये 100 सीटें कैसे आएंगी, असली लड़ाई कांग्रेस को, राहुल गांधी को इसके लिए लड़ना होगी। और हमें इंतजार आनंद जी करना होगा अभी इस वर्ष गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव और 2023 के हिंदी बेल्ट के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के नतीजों का। उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा 2024 का परिदृश्य। मैं डॉक्टर पाठक, ये जो ब्रजेश जी बात कह रहे हैं, इसीलिए शायद केसीआर ये नारा दे रहे हैं और वहां नीतीश जी के साथ बैठ के बीजेपी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्षेत्रीय दल की सर्वाइवल की बात है। मैं जरा एक और चीज आपसे डॉक्टर पाठक जरा समझूं। राहुल गांधी ने बहुत दिनों से वो इस बात को कर रहे थे, कल उन्होंने उसको बहुत शार्पली फोकस किया है। वो एक बात नारा लगा रहे थे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। कल उन्होंने उस पर काफी लंबा बोला। उन्होंने कहा कि ये हमारे दो जो ये मोदी और, अरे माफ कीजिएगा, अंबानी और अडानी हैं, ये किस तरह से देश की चीजें इनको बेची जा रही हैं, सड़क, पोर्ट, नाम गिनाना शुरू किया, और किस तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से सरकार इनको वो कर रही है। तो एक तो वो इस बात को ले आए हैं कहीं ना कहीं विमर्श में। दूसरा, मुझे एक चीज और समझाइए। मैं फिर से एक चीज देख रहा हूं कि ये जो पोस्ट 89, पोस्ट मंडल, जितने ये रीजनल पार्टीज हुई हैं जो पोस्ट मंडल के देन हैं, वो एक बार शायद मंडल वर्सेस कमंडल बिल्कुल ठीक से होने की उम्मीद हो रही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने बैकवर्ड कास्ट को अपने साथ ठीक से बांधे हुए हैं, और इधर ये हिंदुत्व की बात करके, आज भी महाराष्ट्र में अमित शाह हिंदुत्व की बात कर रहे थे,
ये मंडल वर्सेस कमंडल भी आप देख रहे हैं 2024 में? देखिए, मंडल वर्सेस कमंडल मुझे कम प्रतीत होता है। उसकी एक वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो हिंदुत्व का ताना बाना बिछाया है, दुर्भाग्य से मंडल वाले लोग भी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, सब उसमें शामिल हो गए। उन सबको हिंदू राष्ट्र का सपना बहुत लुभाने लगा है। तो सीधे सीधे जनता के स्तर पर मंडल वर्सेस कमंडल नहीं होगा। जो ज्यादा बड़ी बात है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो बार बार ब्रजेश जी जैसे रेखांकित कर रहे हैं, मैं उस बात के साथ जाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो तमाम विपक्षी दल हैं, गैर भाजपा दल हैं, उनका अपना वजूद बचाए रखना आज सबसे बड़ा सवाल हो गया है। अगर मैं अखबारों में कहीं इस वक्त नौकरी कर रहा होता तो ब्रजेश जी को धन्यवाद देकर उनसे एक शीर्षक ले लेता कि विपक्षी दलों के लिए एनाकोंडा है भारतीय जनता पार्टी। ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा शीर्षक दिया है आज। तो असली लड़ाई जो है, और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस अपना वजूद इतनी बड़ी बड़ी लहरों में भी बचाए रख सकी थी। 14 और 19 में भी 12.5 करोड़ वोट करीब करीब उसने हासिल किए थे। लेकिन ये जो बाकी दल हैं, कोई 1 करोड़ वोट पाने वाले, कोई 80 लाख, कोई 1.25 करोड़, इनका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। और उनका वैसे अस्तित्व मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उसके सहयोगी दल हैं, जिनका नाम ईडी है, जिनका नाम सीबीआई है, एनआईए है। वे उनके गठबंधन दल के रूप में ही अब शिनाख्त पा चुके हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि इन सब विपक्षी दलों के पास अपने अपने राज्यों में बचाए रखने की ही जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी बंगाल से बाहर गोवा में कवायद करके लौट आई हैं। अरविंद केजरीवाल अकेले एक नेता हैं या दल हैं जो पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब गोवा में भी और गुजरात में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। पर उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे इस विपक्षी एकता में विपक्ष के साथ खड़े हों। तो 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं। नंबर 1, अगर ये सारे विपक्षी दल अभी नहीं चेते तो इनका अस्तित्व मिट जाना तय है। वो शेर में थोड़ा सा फेरबदल करके कहना चाहूंगा, न चेतोगे तो मिट जाओगे या पार्टी वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो इनकी अपनी जिम्मेदारी ये है कि इस एनाकोंडा का ग्रास बनने से पहले जहां किनारा मिले, जिस तने पर चढ़कर ये अपनी जीवन की रक्षा कर सकें, जिस पेड़ पर चढ़कर, वहां इन्हें चढ़ जाना चाहिए। और कांग्रेस कम से कम ऐसा एक बरगद का पेड़ तो है ही जिसके बिना इस एनाकोंडा से बचने की विपक्ष की लड़ाई बिखर जाएगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात विजय जी ने कही, और मैं विजय जी बड़ी विनम्रता से एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा और आपकी तायीद उसमें मिल गई मुझे। 5 दिन पहले, मैं चैनल का नाम भी लिए देता हूं, 4 PM पर एक अभिषेक कुमार जो एंकर है उनके साथ डिबेट में था मैंने अभिषेक से कहा था कि आज मैं जो कुछ कह रहा हूं इसको आर्काइव में रखवा दीजिए, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैंने यही कहा था जो आज विजय जी ने कहा कि राहुल गांधी अपने जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चाहे पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिल जाए तब भी संसदीय दल की बैठक के बाद शाम को 7 बजे जो राहुल गांधी का भाषण होगा, उसके शब्द और वाक्य भी अभी मैं बता सकता हूं कि वे प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। वे प्रधानमंत्री न बनकर राहुल गांधी की बजाय गांधी बनने की राह पर चल पड़ेंगे, और वो एक टर्निंग पॉइंट होगा उस दिन। हम नहीं जानते, हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम लोग राजनीति और पत्रकारिता के साधारण विद्यार्थी हैं, इस नाते हम कह रहे हैं। और विजय जी ने भी ये कहा कि 250 सीटें भी आ जाएंगी तब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये उनके व्यक्तित्व का एक दार्शनिक पक्ष है जिसकी ओर हम अब तक समझ पाए उनकी बातों से। लेकिन वे खुद प्रधानमंत्री न बने, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन इस देश की असली लड़ाई जो इस वक्त वे लड़ रहे हैं, जितना खुलकर वे संघ, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहा, अडानी अंबानी का नाम लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई राजनीति से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। वो एक सामाजिक लड़ाई दिखाई देती है। इस देश में आज तक कोई राजनीतिक दल धन्ना सेठों के नाम लेकर उन्हें नहीं गरिया सका। कांग्रेस पार्टी भी 60 साल टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, कौन अंबानी अडानी का तो उत्थान ही कांग्रेस की यूपीए की सरकार में हुआ, उनकी नीतियों से ही हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक पार्टी का भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 2 पार्टियों का, उन 2 धन्ना सेठों का नाम लेकर सीधी रार छेड़े हुए है। इसके खतरों से भी वो आगाह होगा ही। ये आसान बात नहीं है। पर इसमें सवाल ये भी समाहित है कि अगर कांग्रेस की या यूपीए की सरकार कभी आ गई तो राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि वे क्या करेंगे इन सेठों के साथ। क्या वे संपत्तियां जो बिक गई इनका फिर से राष्ट्रीयकरण करेंगे? क्या बैंकों के निजीकरण को
उल्टी उलटबांसी करेंगे? ये सवाल अभी जनता के जहन में है, लेकिन शायद जनता की नब्ज में, उसकी धड़कन में कहीं ये बात आ रही है, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि हम दो, हमारे दो, एक दूसरे को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, खरीददार बेचवाल वही दो लोग हैं। ये बात अब जनता समझ रही है। शायद राहुल गांधी इसीलिए सीधे सीधे नाम लेकर ये लड़ाई छेड़ बैठे हैं। पहली लड़ाई ही बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर लड़ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं, राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी से ज्यादा संघ के साथ है। और साथ में उन्होंने एक मोर्चा और खोल दिया है कि इन दो धन्ना सेठों को दो लोग देश बेच रहे हैं। एक अंतिम बात, विजय जी ने दक्षिण की बात कही थी, मैं वहां से दक्षिण से चलते हुए अगर हम हिंदी गौ पट्टी में आते हैं तो आप ये जरूर आकलन करके रखिए कि 2019 चरम था भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में 2 मिली थी, राजस्थान में शायद 1 भी नहीं मिली थी। स्वाभाविक तौर पर प्रकृति के नियम से भी इसमें उतार होना ही है इस चरम से। अगर हिंदी इस गौ पट्टी में, हिंदी भारत में, इन राज्यों में 2-2, 3-3 सीटें भी बीजेपी की कम हुई और दक्षिण से उसकी भरपाई उसे होना संभव नहीं है। कर्नाटक में भले वो कितना हिंदू मुस्लिम कर ले, उसके अलावा तो कोई जमीन है नहीं। बंगाल में भी जितनी सीटें पिछली बार आई थी, जैसा कि विजय जी कह रहे हैं, उतनी नहीं आनी। तो ये आंकड़ों का खेल भी अभी उसकी राह में रोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। और अगर ये सारे विपक्षी दल सचमुच एक ढीला ढाला गठबंधन करके ही लड़ बैठे तो निश्चित पर 2019 भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की संभावनाओं को थोड़ा धूमिल करेगा। फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, आज से 1 महीने पहले तक जो अजय दिखाई देते थे नरेंद्र मोदी, अपराजेय दिखाई देते थे, अजर अमर दिखाई देते थे, वैसा अब नहीं है। और अगर थोड़ा सा मुख्य धारा का मीडिया सही बात दिखाने सुनाने लगा तो ये परिदृश्य अगले 1 साल में और बदल सकता है। जी आनंद जी। राकेश जी, क्योंकि आपने एक बात कह दी तो एक बहुत छोटा सा एक आपसे उत्तर ले लूं। राहुल गांधी को स्पेसिफिकली, आप जब राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है, पार्टी और विपक्ष के लिए कौन सा हैट वो पहने तो ज्यादा उपयोगी है? वो प्रेसिडेंट बन जाए कांग्रेस पार्टी के, या बिना अध्यक्ष के वो विपक्षी पार्टी के लिए ज्यादा यूजफुल रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए भी? आपको दोनों में से किस जगह ज्यादा यूजफुल लगते हैं? बिल्कुल स्पष्ट अभिमत यह है कि विपक्षी पार्टियों के लिए अभी उनका कोई पदेन महत्व नहीं है। ये संभव नहीं है। वे सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ नहीं है, सरकार नहीं है। सोनिया गांधी तो सरकार बनने के बाद, गठबंधन की सरकार बनने के बाद यूपीए की चेयरपर्सन बनी थी। राहुल गांधी की क्या हैसियत है? राहुल गांधी एक सांसद है मात्र। तो इसलिए मेरा मशवरा ये होगा, अगर मैं उनके आसपास भी कहीं होता तो मैं उनसे कहता कि पहली फुर्सत में आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। भूल जाइए परिवारवाद का नारा, परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी का। अब तो कांग्रेस का आईटी सेल रोज इतनी लंबी लिस्ट पेश कर देता है कि बीजेपी में कितने परिवारवादी लोग हैं। हमारे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में 1/4 परिवारवाद के सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां गिन लीजिए। तो इस संकोच से बचकर, और राहुल गांधी का संकोच शायद यही है कि पिछली हार की का ठीकरा उन पर फोड़ दिया गया था और बाकी जो छत्रप थे पार्टी के वे परे खड़े हो गए थे। शायद इसलिए वे इस बार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, पर यह संभव नहीं है। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं। कोई भी सेना अपने कमांडर इन चीफ के खुद मैदान में उतरने के बिना नहीं जीत सकती, नहीं लड़ सकती। और इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी स्वयमेव, और कल के हल्ला बोल की सभा से कौन था कल के उस सभा का नेता? राहुल गांधी। तो अब उन्हें एक औपचारिक पद स्वीकार कर ही लेना चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान अगर वे अध्यक्ष के रूप में 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे तो इसका संदेश जाएगा। और भविष्य में लोकसभा चुनाव से 6 महीने या 8 महीने पहले जब भी इस एकता की बात होगी तो राहुल गांधी स्वाभाविक तौर पर एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उस गठबंधन के कुछ संयोजक, कुछ उप संयोजक, कुछ इस स्थिति में तो रहेंगे। अभी तो आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सांसद। तो मेरा आपके प्रश्न के जवाब में सीधा उत्तर यह है कि राहुल गांधी को फौरन से पेशतर पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए।